हम जहाँ हॉस्टल में रहते थे वहाँ एक कोहदा बदमाश था, कोहदा नाम। तो वो पता चल जाता वो आने वाला है गेट से, गेट के पे बता देते थे। बाहर से मैस वाले नौकरों से हम ताला लगा देते थे, ये अंदर बंद है, कोई है नहीं। और लोगों से घड़ियाँ छीन लेता था, लोगों की चैनियाँ खींच लेते थे। मनोज बाबा और संजय बाबा भी आपके स्टूडेंट रहे, वो भी आपसे पढ़े हैं? हाँ, पिताजी को मैंने कहा कि मैं इतना लॉस कर दूंगा, मैं अपने आप कमा लूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको नौकरी इतनी मुश्किल मिली, आप वहाँ पे भी लीडर जो है बन गए और वहाँ से भी आपको नौकरी साथ धोना पड़ा। जो हमारे पुराने टीचर्स थे 30-30, 25-25 साल पुराने, उनको बड़ी परेशानी हुई। कल का छोकरा आकर के हमारे से रजिस्टर में 2nd नंबर पर नाम लिखा गया। कुछ ऐसा भी हुआ था कि मतलब इस दौरान ये भी कहा था भी बंसल मैं आपको जो है पानीपत में नहीं रहने दूंगा? जब वो अत्याचार होते थे टीचर्स के ऊपर तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होते थे, तो मैं यूनियन में आ गया, टर्मिनेट। यस। तो मैं बड़ा भाव हूँ, क्या कुदरत तेरे कृष्ण में। एक तरफ नौकरी जा रही है, एक तरफ तो एक तरफ आ रही है, मतलब स्कूल से मेरा मालिक बना रहा है। मालिक। वो 3-4 साल जॉब छूट गई, परिवार में आप वापस जाना नहीं चाहते थे भाई, मतलब फ्लॉप हो के वापस आ गया। मैं आंखों में आंसू टपक रहे थे, तो बार बार यही हो रहा था कि वो पूछे जा रहे मेरे पिताजी, कुछ तो बता क्या हुआ। सर एक समय ऐसा भी आया था कि आप दीन दुनिया छोड़ के संत महात्मा बनने चले गए थे, वो क्या किस्सा था? मेरा मानना है कि यदि पहले से ही आपको पैसे की लत पड़ जाए, बिजनेस की लत पड़ जाए, फिर पढ़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भाइयों की नज़र भी आप पे रहती होगी, ये लाडला है और लाडले के चक्कर में हमारे लाखों रुपए डूबो गया। हाँ, नेचुरली बड़ा खुसर फुसर करते थे। राइट। कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए आपको? हर इंजीनियरिंग कॉलेज बिका हुआ है। अच्छा, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों खोलना चाहते हो? मैनेजमेंट मिली पुरानी, मतलब कभी आंखों में आंखें मिला के बात करी हो कि ये वही बंदा था जिसको मैंने निकाला था नौकरी से? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और आज का स्पेशल पॉडकास्ट जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं। उस शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जिसको आप सुनेंगे, जिनके बारे में आप जानेंगे तो खुद जो है मोटिवेट हो जाएंगे। कई बार उनकी राह में इतने रोड़े आए, उदास हुए, लेकिन भगवान का नाम लेकर फिर से निकल लिए और आज उनका नाम बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, बड़े और सरीके से जो है लिया जाता है। शिक्षा जगत के आज धुरंधर जो है मेरे साथ रहेंगे और इस पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप जिंदगी में निराश हो चुके हैं या जिंदगी जीने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि यार मैं तो कई बार जो है इस काम को करते करते थक गया और हर बार जो है मेरे हाथ में कोई कामयाबी नहीं मिलती, तो आज ऐसे शख्स को मिलवाऊंगा। एक एक बात जो है उनकी सुनने वाली है और एक एक बात जो है जानने वाली है। और मेरा मानना भी है और मेरी कोशिश भी रहती है कि इस पॉडकास्ट के जरिए जो वॉइस ऑफ पानीपत का नया कार्यक्रम है उन शख्स से मिलवाने की आपको कोशिश करें जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो फर्श से लेकर अर्श तक जो है सफर अपना तय कर रहे हैं और लगातार चलते जा रहे हैं लेकिन थके हारे नहीं हैं। मेरे साथ आज एसपी बंसल साहब हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। ये इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। और इन्होंने अपना सफ़र जो था पानीपत से एक टीचर के तौर पर शुरू किया था, यानी कि एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी, और मामूली सी उनको पे मिलती थी, लेकिन आज उनका नाम जो है शिक्षा जगत में सबसे ऊपर जो है लिया जाता है। आज गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और गीता ग्रुप के ओनर कह दीजिए, चेयरमैन कह दीजिए, या गीता ग्रुप जो ये गीता ग्रुप यहाँ आज जो है गीता ग्रुप को जो है पूरे देश में अदब से जो है उनका नाम लिया जाता है। एसपी बंसल साहब से सीधी जब बातचीत चलते हैं। सर स्वागत है एक बार फिर से आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर उम्र क्या आपकी? 73। और 73 में आपने सलमान खान को फेल कर रखा है। अरे नहीं। मतलब ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी और चेहरे पे ये हंसी, ये ग्लो, पहले तो इसका राज बता दीजिए। देखिए कुलवंत जी, मैं जब 6th में था तो आई बिलोंग टू टोहाना मंडी। हमारी आड़ की दुकान ग्रेन मर्चेंट, हमारा खेत 1.5-2 किलोमीटर दूर होता था। और तब से आदत है कि सैर करने के लिए जाना, वहीं पर शौच आदि से निवृत्त होकर के वहाँ रजवाहा था, उसमें दातुन करने के बाद घर पर आना,
फिर लस्सी पीना, और जैसे दिनचर्या होती थी आज से 60 साल पहले, तो वो करना। तो वो आदत बचपन से ही सैर करने की रही है, 6th क्लास से। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी जीवन में यदि है तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के लिए हमें योगाभ्यास, सैर और एक्सरसाइजेस, और सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय होने से पहले उठना और जल्दी सो जाना, ये बहुत जरूरी है जीवन में। क्या दिनचर्या रहती है सर आपकी? सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह मैं 5:30-6 के बीच में उठता हूँ, सैर जाता हूँ 1 घंटे के लिए, फिर योगा एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद नहा धो करके 9 बजे तैयार होकर के अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। और शाम को? शाम को 10:30-11 बजे तक काम करते हैं। अच्छा जी। और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? 5:30 और 6 के बीच में। मैं सर की जीवनी बताऊं, सर ने अपने ऊपर एक जो है किताब भी लिखी है, उस किताब के बारे में जो है वो भी आपको जानकारी देंगे। और अगर आपको किताब पढ़ भी लेंगे तो आप लोग खुद सोचेंगे कि वाकई में मतलब जो है 73 ईयर्स के जो शख्स बैठे हैं, बुजुर्ग नहीं कहूँगा, जो जो जवान बैठे हैं, मतलब वो कैसे इतनी मेहनत से जो है यहाँ पर पहुँच पाए, और असफलता जो है इनके हाथ में लगी और कैसे जो है ये सफल हो पाए। बिजनेस किया, क्योंकि घर का अपना इनका बिजनेस था, बिजनेस किया और बिजनेस के में असफल रहे, लेकिन एक सोच थी कि कुछ करना है। और मैं एक किताब जो है सर की पढ़ रहा था, आज तक मैंने अपने स्कूल में इतना नहीं पढ़ा, या छोटे होते हम लोग जो है चाचा चौधरी की जो है कॉमिक्स पढ़ा करते थे, वो पूरी पढ़ा करते थे, लेकिन ये किताब सर ने लिखी, ना थका ना हारा। टाइटल जो है इनका मुसाफिर, ना थका ना हारा। और ये थका ना हारा आज भी मैं देख पा रहा हूँ कि इनके शिकन नहीं है और अभी तक जो है चलते जा रहे हैं। इस किताब से ही शुरू करते हैं। इस किताब में सर की पूरी जीवनी जो है, कैसे पढ़ाई में इन्होंने शुरुआत की, और कैसे जो है परिवार में इनके पिता जो है इन्हें डांटा करते थे, और कैसे जो है बिजनेस में असफल हुए, और किस सोच के साथ जो है आज वॉइस ऑफ पानीपत के पॉडकास्ट स्टूडियो में है, और अब जो है गीता यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक का जो इनका सफ़र है वो कैसे रहा। सर शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि जो जीवनी में पढ़ रहा था, लगभग मैंने आज आपकी 1 घंटे तक, क्योंकि आजकल पढ़ने का समय किसी के पास नहीं, मोबाइल है, मोबाइल पे अपना देख लिया, और मैं पता नहीं कितने सालों बाद जो है मैंने किताब को हाथ लगाया, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और एंड जब मैंने पढ़ा, मैं वाकई भी जो है ना सर कमाल है, और उन लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं जो वाकई उदास हो चुके हैं। तो सर शुरुआत यहीं से करूँगा कि घर में आप शुरू से टीचर ही बनना चाहते थे, इसी लाइन में आना चाहते थे, परिवार का क्या रुख था? परिवार में डांट भी पड़ती होगी। देखिए, हम 5 भाई थे, अब 4 गुजर गए, तो मैं सबसे छोटा रहा, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैट्रिक में, हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा बिजनेस था, तो पेरेंट्स चाहते थे डॉक्टर बनाना। और जब मैट्रिक पास कर ली तो उसके बाद मार्च में पेपर हो गए, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए मुझे एक और दोस्त था मेरा, सुरेंद्र जैन, वो भी टोहाने का था, वो भी इंटेलिजेंट था। हम दोनों ने, उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। हमें रोहतक मेडिकल कॉलेज एक ही होता था, वहाँ जो बच्चा MBBS कर रहा था, वहाँ जानकारी निकाल करके उसके बाद ट्यूशन के लिए भेज दिया, ताकि ये कॉलेज जुलाई अगस्त में लगेगा, उससे पहले ही इनको तैयारी हो जाए। परंतु मैं क्योंकि लाडला था, घर में बाहर कहीं जाना नहीं होता था, 1 हफ्ते के बाद मैं वहाँ से बोरिया बिस्तर उठा करके अपना घर पर आ गया। शाम को ट्रेन चलती थी, तो वो लड़का थोड़ा सा एडवांस था, वो उसने बहुत रोका मुझे, परंतु मैं रुका नहीं, मेरा दिल नहीं लगा वहाँ पर। तो मुझे शाम को 6 बजे करीब एक ट्रेन पहुँचती थी, मैं पहुँचा, और सभी देख करके, सभी भाई, मेरे फादर बहुत आश्चर्यचकित, कैसी अभी छोड़ के आए थे, 1 हफ्ता नहीं है, कैसे आ गया। तो
मैं बड़ा परेशान रोए जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो पढ़ूंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैं मर जाऊँगा, पढ़ूंगा नहीं। दिक्कत बता, परेशानी बता। तो मेरे ब्रदर पेरेंट्स ने पढ़ना तो पड़ेगा, तो वहाँ जा, तो जो मर्जी कर, तो यहाँ तो रखेंगे नहीं, हम तो पढ़ाना तो है ही। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु परिवार में पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। तो सुबह ट्रेन जाती थी 5 बजे। मेरे से बड़ा भाई है, वो 3 साल बड़ा है, वो मुझे वापस ट्रेन में छोड़ने के लिए चला गया और मुझे छोड़ के गया। 3 महीने वहाँ पर हमने काटे। मुझे बोली पे जाने का बड़ा शौक था। दुकान पर मैं मंडी में जाता था परचेज करने के लिए सामान। तो मैं मंडियों में भाव जो सामान मेरा परचेज किया होता था, तो मैं रोहतक के अंदर भी जाकर मंडी में रेट पूछने जाता था। उसमें टेलीफोन तो नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं थी कि मैंने जो सामान वो तेज़ है मंदा है क्या। तो एक मेरा मानना है कि यदि पहले से ही आपको पैसे की लत पड़ जाए, बिजनेस की लत पड़ जाए, फिर पढ़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। परंतु धन्य है मेरे माँ बाप, धन्य मेरे भाई, ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे वहाँ भेजा और 3 महीने मैंने वहाँ काटे। तो उसके बाद फिर मुझे DN कॉलेज हिसार में एडमिशन हो गया, BSc प्री मेडिकल के अंदर। वहाँ पर प्री मेडिकल में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज रोहतक एक ही होता था। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने कहा कि BSc कर लो आप मेडिकल। हालांकि मेरे और यार दोस्त थे जो पंजीनिंग करके थापर में चले गए या डॉक्टर में तो नहीं गया मेरे साथ जो थे, तो उन्होंने बायोलॉजी छोड़ करके मैथमेटिक्स का पेपर करके वो भी इंजीनियरिंग में चले गए। तो मैं BSc में रहा। उसमें कंडीशन थी कि BSc फर्स्ट डिवीजन को डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में रोहतक में एडमिशन मिल जाता था, नो एंट्रेंस नथिंग। BSc फर्स्ट डिवीजन होते ही नहीं थे इतने कि मेडिकल कॉलेज में सीटें पूरी हो जाए। तो वहाँ पर भी मेरा 1% से रह गया। अगेन मैं दुकान पर बैठ गया, राइट। तो जैसे ही दुकान पर बैठा तो वहाँ पर मैंने कपास खरीदनी शुरू कर दी। मेरी जीनिंग मिल लगा दी मेरे लिए पेरेंट्स ने, भाई चलो। वो इतनी खरीद ली, इतना मंदा आया, तो मुझे कोई कहता कुछ नहीं था क्योंकि लाडला था। तो वो खुसर खुसर करते थे, भाई लोग ये नाश करेगा ये। तो मैं सोचा भागो यहाँ से। तो मैं फिर वहाँ से 4-5 महीने के बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया जो मेरा रूममेट था, सुरेंद्र जैन था, पंजी को पढ़ता था कि यहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में MA इकोनॉमिक्स की वो निकली है, वैकेंसी निकली है, आप यहाँ के एडमिशन ले लो। तो मैं कहा BSc और MA इकोनॉमिक्स कैसे करेंगे। उसमें था कि BSc सेकंड डिविजनल कैन डू एनी MA, आज भी है वो नियम। तो मैंने वहाँ जा कर के MA इकोनॉमिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में एडमिशन लिया। परंतु क्लासेस, क्योंकि नई नई यूनिवर्सिटी बनी थी, क्लासेस हमारी महेंद्र कॉलेज पटियाला में लगती थी। तो महेंद्र कॉलेज पटियाला में अब पंजाब, तो उस समय का पंजाब जो है गजब था। जैसे हम हरियाणा से पंजाब एंटर करते थे ना, वहाँ रौनक अलग होती थी, राइट। वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत थी, लड़ाई झगड़ा। आपने किताब में जिक्र भी किया ये। मतलब हम जहाँ हॉस्टल में रहते थे वहाँ एक कोहदा बदमाश था, कोहदा नाम का। तो वो पता चल जाता वो आने वाला है, गेट से गेट के बता देते थे। बाहर से मेस वाले नौकरों से हम ताला लगा देते थे, ये अंदर बंद है, कोई है नहीं। वो लोगों से घड़ियाँ छीन लेता था, लोगों की चैनियाँ खींच लेते थे। तो बड़ा परेशानी, बड़े हंगामे होते थे। कॉलेज के लड़के आ रहे हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तलवार और लाठियाँ लेकर के आ रहे हैं, दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत होती थी। तो मैंने वहाँ से MA इकोनॉमिक्स पास किया और उसके बाद मैं फिर दुकान पर बैठ गया। फिर मैंने तोरिया का बिजनेस किया। तोरिया जो है ना, वो गिल्ला होता है, सरसों जैसा होता है, हमारे मंडी में बहुत होता है। वो मैंने 2-3 वैगन परचेज करके सुखाई है नहीं, मुझे तो नॉलेज थी नहीं, और वो गिल्ली भेज दी। और जाकर के कलकत्ता भेजनी थी, वो रास्ते में ही घर गई। घर मीन्स धुआं उड़ गया उसमें बड़ा। फिर मेरी परेशानी होगी, फिर घर में परेशानी। अगेन मैं सोचा भी भागो यहाँ से। फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स दिल्ली के अंदर
डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में किया, एडमिशन ले लिया। तो अब 3 महीने हो गए थे, उसके तुरंत बाद ही यहाँ SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चर की वैकेंसी, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। तो मैंने सोचा नौकरी ना की तो क्या करनी, और हमने ना जाना, चलो पानीपत अच्छा शहर है, पानीपत की लड़ाई मशहूर है, देखाएंगे कैसा है। संडे का दिन था खाली, तो जैसे मैं यहाँ आया तो मेरा यहाँ पर उस समय जयेंद्र गोला चेयरमैन होते थे और प्रिंस मनशाराम प्रिंसिपल थे, और DP गुप्ता जो हमारे प्रोफेसर भी रहे SD कोर्स में, वो एज ए एक्सपर्ट बुला रखे थे। तो हम 23 लोग थे, उसमें 23 में से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने एज ए लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स SD हायर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन कर लिया। सर एक समय ऐसा भी आया था कि आप दीन दुनिया छोड़ के संत महात्मा बनने चले गए थे, वो क्या किस्सा था? वो मैं उसमें 9th में था और मेरे कज़न ब्रदर रणबीर सिंह वो और मैं इकट्ठे सोते थे, हमें पढ़ने के लिए अलग कमरा दिया गया था। तो रात को 2 बजे के आसपास, टाइम 1 या 2 बजे का होगा, तो पता नहीं किस प्रकार के विचार मेरे मन में आए, और मेरे पिताजी हमारी आड़त की दुकान पर सोते थे, घर हमारा 200-300 मीटर दूर था। तो मैं रात को उठ करके चल दिया, दरवाज़ा खटखटाया, मेरे पिताजी हड़बड़ाहट में उठे, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मैं आँखों में आंसू टपक रहे थे, तो बार बार यही हो रहा था कि वो पूछे जा रहे मेरे पिताजी, कुछ तो बता, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किसने धमकाया, क्या बात हुई है, किसने कुछ कहा तुझे? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। किसने कहा? बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ घर छोड़ करके, मैं साधु बनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बात सुन करके और परेशान हो गए, ऐसा क्या हुआ इसको? फिर कहने लगे, कोई बात तो बता, किसने क्या कहा तुझे? बात मेरे पास कोई नहीं थी, तो इस प्रकार से कसम कस चलते रहे। पिताजी ने पानी पिलाया मुझे और कहा कि अब तो मेरे पास सो जा, सुबह उठ करके बात करेंगे। तो हुआ यही कि सुबह उठा तो जब मैं अपने आप पे मुझे लज्जा आ रही थी कि रात का एपिसोड ये क्या था, क्या मेरे दिमाग में आया, क्यों ऐसा हुआ। तो इस प्रकार फिर मेरे पीछे मेरे पिताजी ने मेरे जो भी परिवार के सदस्य थे पीछे लगा दिए, कहाँ जा रहा है, कहीं चला ना जाए। तो इस प्रकार से फिर मैं कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार से मैं मैं ये भी पढ़ रहा था कि जब आपकी शादी हुई, परिवार वालों ने शादी करा दी, दबाव ये था कि किसी तरह ये घर पे आ जाए, बाहर इधर उधर भटकता रहता, कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी बिजनेस के नाम पे चला जाता है, या कभी कुछ जो भी है। तो मैडम से आपकी शादी हुई, गीता जी से जी। और उसके बाद उन्होंने भी पूरा जोर लगाया भी टोहाना आ जाए, घर पे रहे, क्योंकि आमतौर पर जब नई नई शादी होती है तो आदमी सोचता भी मैं रहूं। उस दौरान भी आप घर पे नहीं गए? उसमें ऐसा था कि मेरा वो आड़त की दुकान पर मन नहीं लगता था और मैंने काफ़ी बिजनेस किए वहाँ पर, आड़त की दुकान पर रहते रहते भी, परंतु उसमें असफल रहा। तो मुझे यहाँ पर पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था और मैं यहाँ रम गया था, अच्छा लगता था मुझे यहाँ। वो छोटी मंडी थी, यहाँ शहर था, वैसे भी 7 साल हॉस्टल में रहने के बाद तो घर की पाबंदियों में रहना थोड़ा सा नहीं रहता। तो जिस कारण से मेरे पिताजी की इच्छा यही थी कि ये टोहाना में आकर के रहे और हमारी सेवा करे और अपना पुराना बिजनेस संभाले। पुराना बिजनेस 1977 में हम सब भाई अलग हो गए, मेरे पिताजी ने मेरे लिए अलग से रख लिया था, परंतु मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, मैं पानीपत में ही रहना चाहता था। तो मैंने बहुत बिजनेस किए। पिताजी को मैंने कहा कि मैं इतना लॉस कर दूंगा,
मैं अपने आप कमा लूँगा, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आपका, आप मुझे वहीं रहने दो। जब उन्होंने 1981 में 81 में फिर उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी मैडम को, गीता बंसल को मेरे साथ यहाँ पानीपत में। आपके मदर भी आए थे मनाने के लिए? हाँ यस, मदर फिर आई मेरे साथ, उन्होंने बड़ा कुछ। ये उस दौरान की बात है जब पानीपत एसडी स्कूल में आप पढ़ा? हाँ, एसडी स्कूल में पढ़ा था, यस। लेकिन एसडी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते आपको नौकरी इतनी मुश्किल मिली, आप वहाँ पे भी लीडर जो है बन गए और वहाँ से भी आपको नौकरी साथ धोना पड़ा। नहीं, नौकरी का कोई मायना मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मेरी बैक इतनी मजबूत थी। उस ज़माने के लोग, मैं देखता हूँ कि जब 1965-67 में जब मेरे फादर ने मकान बनाए, हम नोरा बोलते हैं उसको, उसमें हम 5 भाई हैं तो 5 ही पोर्शन अलग से बना दिए और अलग अलग काम उनको पहले ही तैयार कर दिए थे। तो ऐसा सिस्टम रहता था कि सभी उस समय ऐसा सोचते थे कि बच्चों के लिए इतना कमा दूं मैं कि इनको कमाना ना पड़े। और ऐसी सोच मेरे पिताजी की थी कि तेरे पास इतना है तो ज़िंदगी में कमाने की जरूरत नहीं है, ब्याज भाड़ा आराम से अर्थ की दुकान चला तो ठाठ मार, ब्याज पे पैसे जुड़ा। यस। तो मैं इस काम में लगना नहीं चाहता, ऐसे काम नहीं करना चाहता। मैं जीवन में कुछ करना चाहता था, कुछ करके कुछ समाज को देना चाहता था, ऐसी मेरी हमेशा सोच रही। ये भी सोच थी कि मतलब इतने बिजनेस मैंने इतने परिवार का नुकसान किया है, लेकिन अब तो कुछ बन के दिखाऊंगा। हाँ। क्योंकि भाइयों की नज़र भी आप पे रहती होगी, ये लाडला है और लाडले के चक्कर में हमारे लाखों रुपए डुबो गया। हाँ, नेचुरली बड़ा खुसर फुसर करते थे, राइट। और इतनी सोच थी ही मेरी, तो मैं भाप लेता था और मैं परेशान भी नहीं देखना चाहता था अपने परिवार को। तो मैं कोई ना कोई प्लानिंग बनाता था। जैसे मैंने जॉब ज्वाइन की तो उसका मकसद यही था, सभी ने, ब्रदर ने कहा, एक मेरे भाई ने मेरे, पानीपत अच्छा सिटी है, वहाँ पर जाकर के अपना बिजनेस कर लेना। और 1975 में मैंने यहाँ जॉब ज्वाइन की है और 96 में मैंने खड़ियाँ लगा ली थी किसी की पार्टनरशिप में। वो खड़ियाँ चली? खड़ियाँ 3 साल चली, लॉस हुआ, फिर हमारा प्रॉपर्टी डिवीजन हो गया तो मैं अपने भतीजे को साथ लेके आया था। तो उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स भी और मेरे पेरेंट्स भी कहने लगे तुम आराम से जियो, क्यों तुम खड़ियों में लॉस भी। वो तो चलो पारिवारिक आपका काम था, आपके फादर साहब ने बड़ा पैसा कमा रखा था भी आराम से, तो बेटा मौज कर। कहीं बिजनेस भी मतलब हाथ आपने किया, उसमें जमाया, वो बिजनेस भी फ्लॉप हो गए। एसडी स्कूल में अपनी नौकरी की, अच्छी बड़ी नौकरी चल रही थी, फिर ये लीडरशिप का क्या दिमाग में आ गया कि एंड में आके आपको इस्तीफा, उनको मतलब उन्होंने कह दिया भी मतलब आप जाओ, जरूरत नहीं है? चलो वो जवानी का जोश था, मैं समझता हूँ। और मैं एसडी स्कूल में पहला लेक्चर था, लेक्चर इकोनॉमिक्स, इससे पहले लेक्चर नहीं था। और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो लेक्चर होता था वो सीनियर मोस्ट होता था, हेडमास्टर के बाद, प्रिंसिपल के बाद वो सीनियरिटी में आ जाता था। और जैसे मेरी अपॉइंटमेंट हुई, जो हमारे पुराने टीचर्स थे 30-30, 25-25 साल पुराने, उनको बड़ी परेशानी हुई। कल का छोकरा आकर के हमारे से रजिस्टर में 2nd नंबर पर नाम लिखा गया और मैनेजमेंट को जाके खानाफूसी करते थे, राइट। और जब वो अत्याचार होते थे टीचर्स के ऊपर तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होते थे। तो मैं यूनियन में आ गया, यूनियन में सेक्रेटरी बना, फिर प्रेसिडेंट बना और बड़ा स्ट्रगल किया, टीचर कॉज के लिए बहुत काम किया। और वही रीज़न है कि वो मैनेजमेंट, पूरे पानीपत की सारी मैनेजमेंट एसडी स्कूल के मैनेजर ने अगेंस्ट कर दी। फिर आपको नौकरी भी लगने दी कहीं? यस, तो उन्होंने 1985 में, मैंने बताया ना आपकी कि 1985 में गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम आई, या तो स्कूल को हाई स्कूल करो या +2 करो। उनको चांस मिल गया, उन्होंने अपने स्कूल को डाउनग्रेड कर लिया, 10वीं तक का कर दिया। सिर्फ आपके चक्कर में? मेरे को लेक्चर था RN जैन, हम दोनों को निकालने के चक्कर में उन्होंने डाउनग्रेड कर लिया। और
गवर्नमेंट को हमने लिखा भी हमारा क्या कसूर, 10 साल की जॉब के बाद हमें रोल पे ला दिया, आपकी न्यू पॉलिसी बनाई आपने, सोच समझ के बनाओ आप। तो गवर्नमेंट ने लिखा कि हम आपको किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में सेम पोस्ट पर लगाएंगे। तो उसको लगाने में ही 3-4 साल लग गए। कहाँ लगाए फिर उन्होंने पहले मुझे IB स्कूल में भेजा, उन्होंने मना कर दिया। आर्य स्कूल पानीपत में भेजा, उन्होंने मना कर दिया। आर्य स्कूल सरसा में भेजा, उन्होंने मना कर दिया। दोबारा फिर आर्य स्कूल के मैनेजर वीरेंद्र सिंगला ने मेरी वो काबिलियत को, मेरी टीचिंग को जानता था, उन्होंने कहा कि इसको लगा लेना चाहिए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी काबिलियत को देख करके मुझे बुलाया और लिख कर दिया कि हम इसको लगाने के लिए तैयार हैं। IB वालों ने क्यों मना कर दिया? IB स्कूल जो हमारी पुरानी मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि हमने अपना स्कूल को डाउनग्रेड कर लिया। ये बिग यूनियन मतलब SD स्कूल की मैनेजमेंट थी, वो IB कॉलेज में भी उन्होंने इंटरफेयर किया कि कहीं वहाँ पे भी मतलब ये यूनियनबाजी ना करे। कुछ ऐसा भी हुआ था कि मतलब इस दौरान ये भी कहा था भी बंसल मैं आपको जो है पानीपत में नहीं रहने दूंगा। नेचुरली ऐसी बात हुई थी, राइट। और फिर हमने कहा भी देखो हम रहेंगे तो पानीपत में। तो वो 3-4 साल जॉब छूट गई, परिवार में आप वापस जाना नहीं चाहते थे भाई, मतलब फ्लॉप होके वापस आ गया। उस दौरान फिर मैम यहाँ पे आ गए, गीता मैम आ गए। वो संघर्ष, क्योंकि आप मेरे को जो मैंने पढ़ा किताब में, आप छोटे से कमरे में, रेंट के कमरे में यहाँ पे रहते थे, और टोहाना में आपकी बढ़िया हवेली थी, वहाँ संयुक्त परिवार रहता था। तो मैम भी क्योंकि अच्छे घर से थी, उनका परिवार भी पीछे ठीक था। तो उस दौरान फिर आपने कैसे दिन काटे? और गीता स्कूल की शुरुआत जो है पहले कहाँ से हुई, और आज गीता यूनिवर्सिटी, क्योंकि KR हिंदू स्कूल, गीता स्कूल, गीता विद्या मंदिर स्कूल, लक्ष्य स्कूल, कई कॉलेज आपके हैं, इस सफ़र की शुरुआत जो है वो कैसे हुई? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि ये सब प्रभु कृपा है, वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। हमारा कहीं रोल मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा है, परंतु मैं कभी जीवन में कभी परेशान नहीं हुआ किसी भी चीज़ से। क्यों नहीं हुआ? मैं एक ही चीज़ मांगता था, भगवान मुझे हेल्थ, स्वास्थ्य देना। मैं कैसे भी रोटी कमा के खा लूँगा, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो जब बड़ी विचित्र घटना मैं आपको बता दूं, उस कुदरत के ऊपर ही बताता हूँ कि जिस समय मेरी मैडम गीता बंसल ने जिद पकड़ ली, मेरे पास यहाँ पर 5-6 कमरे एक्स्ट्रा थे, मैं किराए पे देने के लिए कह रहा था। वो कह लेंगे मैं स्कूल खोलूँगी। मैं जिद में स्कूल की जिद की, और वो डोर टू डोर जा कर के परचेज बॉय, पता नहीं क्या किया उसने, उसको वो कुदरत ही कराती है। हम 1 अप्रैल 1985 को स्कूल के मुहूर्त के लिए बैठे। मैंने 1 अप्रैल के लिए छुट्टी ले रखी थी स्कूल से, मुझे भनक तक नहीं पता चलने दी। और मेरा ही एक दोस्त 3 मंथ सैलरी का नोटिस लेकर के, मेरे उस हवन ख़त्म हो चुका था, प्रसाद बन चुका था, और आगे बंदल साहब मैनेजमेंट ने एक लेटर दिया है। मैंने खोला और देखा कि उसमें 3 मंथ सैलरी और टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेट? यस। तो मैं बड़ा भाव, क्या कुदरत तेरे कृष्ण में। एक तरफ नौकरी जा रही है, एक तरफ तो एक तरफ आ रही है, मतलब स्कूल से मुझे मालिक बना रहा है, मालिक बना रहा है। राइट। मुझे बहुत भाव विभोर हो गया मैं। और फिर जब उस स्कूल को स्टार्ट किया, पंडित मनशाराम जी ने मुझे अपॉइंट किया था एज लेक्चर। जय नारायण गोयला जी उसमें सर्वे सर्वा थे, SD संस्थाओं के, बहुत ही भले आदमी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन दोनों ने मेरी अपॉइंटमेंट की।
और पंडित मनशाराम का स्कूल चलता था, MR स्कूल, और मैं उनके पास अमूमन चला जाता था। और मुझे कहा उन्होंने कि उनको भी इसी प्रकार से निकाला गया था जैसे मुझे निकाला गया है। कहते हैं बेटे, हमने चुन चुन के आप जैसे होनहार टीचर्स को रखा, मैनेजमेंट को सूझबूझ नहीं है, आप चिंता ना करें। वो देवता स्वरूप आदमी, उन्होंने कहा कि इस जैसे पता नहीं कितने स्कूल खोलेंगे, आपके अंदर वो काबिलियत है। उस समय कहा उन्होंने, और चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। मैं उस देवता की क्या बात कहूँ। उस व्यक्ति के पास 9, 10, 11 वार्ड के जब बच्चे जाते थे एडमिशन लेने के लिए, पंडित मनशाराम जी कहते थे, भाई एक स्कूल हमने हाउसिंग बोर्ड में खोला है, वहाँ पर SP बंसल जी मिलेंगे बैठे हुए, वहाँ जाओ, आपको नज़दीक पड़ेगा। ऐसा आज कोई व्यक्ति है अपने स्कूल में एडमिशन आ रहा है और मेरे पास भेज रहा है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। तो इस प्रकार से बड़ा प्रयत्न किया, टीचिंग मेरी इफेक्टिव थी, और धीरे धीरे हिंदी मीडियम स्कूल था, रुझान इंग्लिश मीडियम की तरफ चला गया। इससे पहले मैंने 92 के अंदर सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद जो पहले 1985 में टिप टॉप पब्लिक स्कूल नाम था, उसको फादर के नाम से KR हिंदू हाई स्कूल कर दिया, सोसाइटी रजिस्टर्ड। पहले टिप टॉप नाम था। तो 92 के बाद फिर 97 में मैंने गीता विद्या मंदिर की लैंड परचेज की, और 98 में स्कूल स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल। और वहाँ पर उस स्कूल का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद बपोली के बच्चे वहाँ पर मेरे पास आते थे गीता विद्या मंदिर में। तो 2000 में मैंने या मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि हम +2 तक की एफिलिएशन लेंगे, CBSE स्कूल बनाएंगे। तो उन्होंने बड़ा मजाक किया कि आर्या स्कूल का मास्टर ये स्कूल CBSE कैसे बनाएगा। प्रभु का करिश्मा कि मैंने भी बपोली की तरफ ही 3 एकड़ लैंड मुझे निमरी में मिली, और वहाँ पर 2001 में गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल स्टार्ट कर दिया शुरू। बहुत बढ़िया। तो सर एक तरफ तो हवन चल रहा था, खुशी मनाई जा रही थी घर पे भी, चलो अब कामयाबी की ओर चले गए। दूसरी तरफ एक लेटर आ जाता है भी आप टर्मिनेट हो गए। वो उस दौरान फिर क्या माहौल था घर का? फिर सोचा चल यार छोड़, जो होगा देखी जाएगी। कुलवंत जी, मुझे परेशानी 1% भी नहीं हुई। हालांकि पूरे टीचर समाज है या और जो लोग थे, उन्होंने बड़ा महसूस किया यार बड़ा बुरा हुआ। रीज़न क्या था कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही हमारा 1977 में प्रॉपर्टी डिवीज़न हुआ भाइयों का, तो मेरे पास तो मेरे ना कुछ के बिना भी इतना ब्याज और भाड़े की इनकम थी कि सैलरी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी। तो इसलिए मुझे परेशानी को विषय नहीं। तब तक आप सर्वाइव कर गए थे हर चीज़ से? शुरू से ही सर्वाइव कर रहा था। देखिए, यदि मैं बात करूँ 19 उस बैकवर्ड इलाके के अंदर, टोहाना मंडी जैसे इलाके में, तो लिमिटेड से लोग ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते थे। मैं, मेरा बड़ा भाई, हम 2 हॉस्टल में पढ़े। तो पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु क्योंकि मेरी नेचर, मैं आप खुद मानता हूँ मेरी नेचर बढ़िया नहीं थी। मेरे दिमाग में था मैं पेरेंट्स से पैसा ना लूँ, भूखा रह लूँ, पढ़ा दिया लिखा दिया काबिल बना दिया, अब क्यों। तो वो बात थी। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरे तो पैसे हर साल ब्याज और भाड़े के मेरे फादर लेकर के जुड़ते रहते थे। और वो अलग तो हो ही गए थे, मेरे फादर मेरे नाम का कमाते थे, वो भी जुड़ रहा था, वो तो जुड़ ही रहा था।
राइट। और जब मेरा टर्मिनेशन हुआ या स्कूल खोला, मेरे पिताजी को पता चला, मैंने बताया नहीं। जब पता चला कि बेटा चिंता करने की जरूरत है, पैसे की जरूरत तो परवाह ना करना, दिल खोल के स्कूल बना। मैं नेक्स्ट ईयर ही दूसरी मंजिल बना दी थी, 8-10 कमरे बना दिए थे। वो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत एक स्वाभिमान की थी कि जिस तरीके से उन्होंने ऐसा किया, वो दिक्कत थी। वो परेशानी थी कि मैंने जैसे उन्होंने किया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं थी। फिर पीछे मुड़ के देखा गीता लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर तो आप समझदार हैं कि जुनून तो था ही, कुछ करना है करना है, शुरू से जुनून तो था ही, कुछ करना है। अच्छा, फिर वो मैनेजमेंट मिली पुरानी, मतलब कभी आंखें मिला के बात करी हो कि ये वही बंदा था जिसको मैंने निकाला था नौकरी से, और अब कहाँ का कहाँ पहुँच गया ये? देखो, मैं तो अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर, मेरा कोई ज़्यादा संबंध नहीं था। परंतु मैं किसी को नहीं जानता था, जो भी मैनेजमेंट के मेंबर थे। परंतु मुझे पता लगता था, मैं जाता था जहाँ कहीं भी गया तो लोग मुझे जानते थे कि ये वही एसपी बंसल। अच्छा, यूनिवर्सिटी का नाम है, आज पूरे देश में नाम है। यूनिवर्सिटी की क्या दिमाग में आई? क्योंकि यूनिवर्सिटी खड़ी करना, यूनिवर्सिटी की परमिशन लेना, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स पूरे करना, मतलब ये तो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और इसमें जो किताब में जिक्र है कि एक बार तो फुलफिल सब कुछ हो भी गया और आप संतुष्ट हो गए थे, अभी मतलब परमिशन मिल गई, फिर जाके उन्होंने रोक दी। कुलवंत जी, 2001 में मेरा सपना था कि 100 स्कूल खोलने। 100 स्कूल? यस। जो अभी मैंने कहा, अभी बहुत काम करना है। तो 2005 में ऐसा माइंड डाइवर्ट हुआ कि बीएड कॉलेज में चले गए। बीएड कॉलेज की बड़ी डिमांड थी और आई थिंक हरियाणा में बीएड कॉलेज को था ही नहीं। तो ऐसी जरूर कोशिश रहेगी, ऐसी चीज़ करो जो दुर्लभ हो। और काम कोई भी असंभव नहीं है। आपके पास जुनून चाहिए, आप विचार ना कर दो, रोज सोचते रहो, रोज उस पर मंथन करो, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का भी ऐसे रहा? यूनिवर्सिटी का भी ऐसा रहा। जब ये देखा कि हमने एक बीएड कॉलेज खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, एमएड खोला, लॉ कॉलेज खोला। लॉ कॉलेज की भी बड़ी विचित्र कहानी है। हमने जब बीएड कॉलेज खोल लिया तो एक मोतीलाल जिंदल हैं, वो दोस्त बन गए। वो कहने लगे कि बंदल साहब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। हम निशांत का एक दोस्त है, उसका कोई रिलेटिव टेक्निकल एजुकेशन में डायरेक्टर था। उसने कहा उनसे मिल के आते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। वो कहने लगे कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए आपको? हर इंजीनियरिंग कॉलेज बिका हुआ है। अच्छा, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों खोलना चाहते हो? मुझे आप कोई और बात बता दें। उन्होंने कहा आप लॉ कॉलेज खोलो। हरियाणा में लॉ कॉलेज नहीं है और लॉ कॉलेज में खर्चे भी कम हैं और बड़ा स्कोप है। और एजुकेशन लॉ कॉलेज में हमारे पूरे हरियाणा के लोग यूपी या राजस्थान जाते हैं। तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के बजाय लॉ कॉलेज की परमिशन लगा दी। और पहले गवर्नमेंट से एनओसी लेना होता है। मोतीलाल जिंदल ने हमारी एनओसी लेने में बड़ी मदद की। उसके बाद हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई किया। वहाँ के चेयरमैन मेरे क्लास फेलो थे, जो डीएन कॉलेज हिसार में। मेरे पास साइंस थी, हमारे आसपास के गांव थे, टोहाना का था। तो मुझे पता लगा, जो टोहाना के और दोस्त थे मेरे, कि वो चेयरमैन है। उन्होंने बड़ी हेल्प की, उन्होंने गाइडलाइंस दी, आप ऐसे करें ऐसे करें। और इस कारण से लॉ कॉलेज में हमने लॉ कॉलेज खोल के।
अच्छा, आपको याद है कि आपके पढ़ाए हुए आज कितने उद्योगपतियों को आपने पढ़ाया जो अब सामने आकर कहते हैं सर आपने पढ़ाया था और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ? देखो, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं चांसलर अपने आप को नहीं समझता, मैं टीचर कहलवाना पसंद करता हूँ। मैं कुछ भी बन जाऊँ, जो हज़ारों विद्यार्थी मैंने पढ़ा दिए और मेरा रिगार्ड करते हैं, तो मुझे चांसलर तो एक बेटा आईएएस बन जाए, बाप को तो बाप ही कहेगा, मैं तो उनके लिए मास्टर रहूँगा। तो वो विद्यार्थी पानीपत में, मैं तो जहाँ कहीं भी जाता हूँ, हज़ारों विद्यार्थी हैं, कहीं ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ मैं जाऊँ और मुझे पढ़े लिखे बच्चे नहीं मिलते और मैं रिगार्ड नहीं करते। मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। मनोज बाबा और संजय बाबा भी आपके स्टूडेंट रहे हैं, वो भी आपसे पढ़े हैं। हाँ, यस। मैं कई बार ही देखता हूँ आपके पैरों में अपना अच्छे अदब से जो है आपकी इज्जत करते हैं वो। नहीं, देखो, वो मेरे बड़े प्रिय शिष्य रहे हैं। अच्छा, मतलब आज ऊपर वाले की कृपा पूरी है, अथाह कृपा है आपके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी है इस दौरान, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आदमी इस ओहदे तक पहुंच जाता है तो थ्रेट भी आती होंगी। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कोई थ्रेट आती हो तो बंसल साहब ने कहा यार कोई बात नहीं यार, मेरा तो लक्ष्य है, मैं तो वही लक्ष्य पार करना है? नहीं, प्रभु की बड़ी कृपा रही है, थ्रेट कोई नहीं है मेरे पास। ठीक रहा किसी आपका, प्रकार- फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया सब, क्योंकि हम अध्यापक आदमी हैं, हमने कभी किसी का ना बुरा कहा चाहा ना बुरा किया, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई परेशान किसी व्यक्ति ने किया हुआ हमें। अच्छा, परिवार का कितना सहयोग रहा? मैं जब भी आपके बच्चों से मिलता हूँ, आज आपके साथ बैठा हूँ, अपने आप में मतलब मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ठीक, परिवार से जब आपके बच्चों से मिलता हूँ, मैं अंकुश जी से मिलता हूँ, मैं निशान जी से मिलता हूँ, वो भी बिल्कुल सरल स्वभाव के, उतनी ही बात करनी, लेकिन दिमाग उनका जो है कंप्यूटर से ज़्यादा तेज भागता है। बैठे बैठे भी मतलब ऐसे कई बार बातें हो जाती है, हम भी सोचने लग जाते हैं यार ये तो मेरे दिमाग में आइडिया आया नहीं, इनके दिमाग में कैसे क्या। परिवार के बच्चे भी आपकी तरह ही हैं, शांत, उनका कितना साथ आपकी जर्नी में रहा? मैडम का तो रहा ही। देखिए, मैडम तो सुप्रीम पावर हमारे परिवार की है ही, वही हम सबको कंट्रोल करती है। परंतु जो निशांत, अंकुश या उनकी जो पत्नियां हैं, इतनी बढ़िया हैं, शायद मैं निशांत और अंकुश के सामने तो स्टैंड नहीं करता। इंटेलिजेंसी में कहूँ, सहनशीलता में कहूँ, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कहूँ, मैं आध्यात्मिक की बात करता हूँ, वो यहाँ तक कह देते हैं कि पापा क्या हो गया, क्या कुछ लेके जाना है, आराम से जियो। परंतु मैं तो आराम से जीना नहीं चाहता। वो फिर भी मुझे कहते हैं कि पापा आराम करो। वो मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप सुबह 6 बजे उठ करके रात के 11-12 बजे तक भी दोनों लगे रहते हैं, एक मिनट की फुर्सत नहीं होती। गलत काम कोई नहीं करते। यदि कोई पैर के नीचे आके चींटी भी मर जाती है तो बड़ा दर्द होता है। तो ऐसे संस्कार हमें अपने परिवार से मिले, हमारे माता पिता से मिले, हमारे भाइयों से मिले। जवानी में जैसे अब तो 73 साल के हो गया आप, जवानी में तो जोश इस कदर था, मैं वो भी पढ़ रहा था कि इतना संघर्ष किया कि बेटी आपकी बीमार होगी, घर पे पड़ी है, आपकी मैडम कह रही है कि बेटी को देखो बीमार पड़ी, हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन आपने इन्हें कहा कि पहले टीचरों की आवाज़ आ, वहाँ पे मैंने जाके, क्योंकि सारा काम मैंने करना है, वहाँ चले गए, रात को 12 बजे घर पे आए। वो क्या किस्सा था जो मैं पढ़ रहा था? कुलवंत जी, बड़ी विचित्र व्यथा है। उसमें टीचर्स के साथ मैनेजमेंट का मिसबिहेव करना, पीटना करना, इस प्रकार की चीज़ें रहती थी। तो क्योंकि मेरे दिमाग में भगवान ने ऐसा भर दिया कि आप टीचर हैं तो टीचर कॉज के लिए आप खूब मेहनत करें, टीचर समाज को ऊपर उठाएं, जो इतना बड़ा काम कर रहा है, राष्ट्र का निर्माता है, उसकी इस प्रकार से तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो थाने में
कोई टीचर पीट दिया था, उस चक्कर में लेट हो गए। अब आप समझदार हैं, थाने में यदि सैकड़ों लोग वहाँ हैं और मैं वहाँ पर यूनियन का अधिकारी हूँ तो मैं कैसे जा सकता था, जबकि मुझे पता था कि मेरी बेटी बीमार है। तो जब सब मामला रफा दफा हुआ तब मैं वहाँ गया, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मैडम का रवैया क्या होगा। मेरा जाने के बाद बच्ची जो थी बीमार थी और डॉक्टर के पास, रात को डॉक्टर मनोहर के पास गए। उन्होंने कहा कि आप टाइम पर आ गए, नहीं तो शायद बड़ा मुश्किल था बच पाना। तो परंतु समाज के लिए जब काम करते हैं तो परिवार कहीं पीछे रह जाता है, जो कि मैंने देखा कि मैंने परिवार के साथ ही अन्याय किया है। अन्याय किया है। अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत इस किताब से मैंने की थी, मुसाफिर, और इसका एंड जो है बड़ा गजब का एंड है, वो आपको 2 लाइनों में पढ़ के सुनाऊं। लेकिन जो उनकी शुरुआत है, कहाँ कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी। KR हिंदू हाई स्कूल टिप टॉप के बाद, उसके बाद गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, गीता इंजीनियरिंग कॉलेज, लक्ष्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लक्ष्य कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल। ये आपको जुबानी याद है कि मेरी इतनी कि सोचना पड़ता है कि वहाँ पे भी है मेरा। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, तो गीता विश्वविद्यालय, क्वालकप्स प्री स्कूल। ये तो वो हैं जो लिखे हुए हैं। वो जो नहीं लिखे वो कौन से हैं? मोस्टली आएंगे इसमें। आगे गुरुग्राम में भी आपका कुछ, गुरुग्राम में भी चल रहा है। चलो वो तो अभी चल रहा है। चल, लेकिन सबसे लास्ट में एक अच्छी चीज इन्होंने ये लिखी है, सफर जारी है। सफर जारी का मतलब कि सफर जारी है, सफर जारी है। अभी और कुछ होगा। अभी बहुत काम करना है, समाज के लिए काम करना है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति जितना काम करता है वो उतना ही देश के लिए कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। जो खाली निठल्ला बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, वो देश पर बोझ है, ऐसा मेरा मानना है। तो हर व्यक्ति को काम तो करते ही रहना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह से शाम तक काम करते रहो, जीवन में उद्देश्य को बनाकर रखो। यदि उद्देश्य आपके सामने है तो ना तो आपको बीमार होंगे और ना ही आपको कोई परेशानी आएगी। आज लोग आप देखते हैं कि उसके मरीज हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, टेंशन की नहीं, कुछ और शब्द, शुगर हो जाती है, टेंशन हो जाती है, हाई BP हो जाती है। यस, आई मीन वो चीज़ आपको दिमाग से निकल जाएगी यदि आपका कोई एम है, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस एम पर रहेगा। आप हाँ बीमार होंगे नहीं। यदि आप किसी काम में व्यस्त हो गए और आपको कहीं दर्द है, आपको महसूस ही नहीं होगा, विचारों का तो खेल है सारा। विचार हमारे वहाँ जाएंगे नहीं जहाँ दर्द है। जब आप खाली बैठेंगे तब वो सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। मतलब ये है कि जो 2001 में आपने कहा था कि 100 स्कूल मैंने बनाने हैं, 100 स्कूल का सपना आपका पूरा होगा, वो करेंगे आप? कोई ऐसा भी स्कूल बनाने की सोच रहे हैं कि बिल्कुल निःशुल्क जो है इसमें शिक्षा होगी, ऐसा भी कुछ है दिमाग में? जैसे कि मैंने आपको बतलाया था अभी, हमारा KR हिंदू हाई स्कूल है, वो गरीब बच्चों के लिए ही है, राइट। और पर वो इच्छा हुई तो और इसको एक्सटेंड करेंगे या कुछ और ऐसे काम करेंगे जो कि समाज के काम आ सके। परंतु मैं समझता हूँ कि शिक्षा कोई भी दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, वो अपने आप में समाज सेवा ही है। चलिए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, अंदर की और भी काफ़ी बातें थी जो हम जो हैं अब इनसे नहीं कर पाए, क्योंकि ऑफ कैमरा रिकॉर्ड जो कई ऐसी बातें थी जो ऑन कैमरा जो हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन कोशिश करेंगे कि सर को हम दोबारा जो है इसी कार्यक्रम में लेकर आएँ और उनसे और पूछें। लेकिन ये एक संघर्ष का दौर था और संघर्ष बिजनेस में फेल हुए, लेकिन जुनून था कि टीचिंग लाइन में कुछ करना है, और आज टीचिंग लाइन में इतना कुछ कर दिया कि लगभग जो है पूरे देश में आज गीता यूनिवर्सिटी का नाम है। और अब गुरुग्राम में स्कूल चल रहे हैं, जींद में चल रहे हैं, सफ़ीदों में चल रहे हैं, और 100 स्कूल का सपना जो है लेकर सर चले हैं। और बड़ी बात है कि दिमाग में एक बात ये भी है कि गरीब बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ बिल्कुल निःशुल्क जो है वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो। और हम इसी उद्देश्य और इसी कामना के साथ सर को
शुभकामनाएं भी देंगे जी, आपने समाज में इतना बढ़िया काम किया। और अगली बारी जब हम लोग दोबारा पॉडकास्ट में बैठे तो आप कहेंगे कुलवंत जी आपने ये कहा था कि फ्री, और अब जो है वो फ्री स्कूल जो है अब मेरा चल रहा है। चलो सुना इसको, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे उसके लिए। धन्यवाद सर।